अब हम अस्थमा के बारे में पढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ एंड व्हीज ड्यू टू वेरिएबल एंड रिवर्सिबल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन व्हिच इज एसोसिएटेड विद एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस टू वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई। इसमें याद रखने जैसा क्या है, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ एंड व्हीज होता है अस्थमा के अंदर। इसमें जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है वो वेरिएबल एंड रिवर्सिबल होता है, और ये जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, जो कि आपके वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई के अगेंस्ट आता है। ये वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई से बोलने का मतलब है कि बहुत सारे एलर्जन है जो कि इस एयरवे को हाइपर रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। कैसे डिफरेंट है अस्थमा सीओपीडी से? जैसे अस्थमा के अंदर आपका वेरिएबल एंड रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन था ना, सीओपीडी के अंदर परसिस्टेंट सिम्टम्स है और परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन है। ठीक है, ड्यू टू एयरवे एंड एल्वेलर एबनॉर्मलिटीज, और यहाँ पर नॉक्शियस स्टिमुलाई के अगेंस्ट ये होता है। नॉक्शियस स्टिमुलाई मतलब स्मोकिंग जैसा नॉक्शियस स्टिमुलाई। ठीक है, ये तो बेसिक डिफरेंस हमने डेफिनेशन के बेसिस पर देख लिया कि अस्थमा और सीओपीडी में क्या होता है। फिर हम पढ़ते हैं हाइजीन हाइपोथेसिस के बारे में। हाइजीन हाइपोथेसिस क्या है? ये कहता है कि फ्यू एक्सपोजर्स इन अर्ली चाइल्डहुड कैन एजुकेट द इम्यून सिस्टम ऑफ द चिल्ड्रन एंड दस प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द एलर्जिक डिसीज। अगर बचपन में कुछ एलर्जन से एक्सपोजर हो गया तो वो एजुकेट करते बच्चे के इम्यून सिस्टम को और उसको प्रोटेक्ट करते अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द एलर्जिक डिसीजेस इन फ्यूचर। ये इसलिए बोला गया क्योंकि हमें रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ अस्थमा उन बच्चों के अंदर दिखेगा जिन जो एग्रीकल्चरल एरियाज में बढ़ते थे, और ऐसे बच्चे जिनको ऑलरेडी हुकॉम का इन्फेक्शन हो चुका था, एच पाइलोरा का इन्फेक्शन हो चुका था। फिर हम बात करते हैं अस्थमा और सीओपीडी के बेसिक डिफरेंसेस के बारे में। अस्थमा जो है एलर्जन रिलेटेड है, स्मोकिंग स्मोकिंग रिलेटेड है, सीओपीडी स्मोकिंग रिलेटेड है। अस्थमा के अंदर आपको वेरिएबल एंड रिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशन देखने को मिलता है। तो वही सीओपीडी के अंदर परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन एंड परसिस्टेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं आपको सीओपीडी के अंदर। जब प्रेजेंटेशन होता है यंग लोगों के अंदर, अर्ली प्रेजेंटेशन होता है अस्थमा का, तो वही सीओपीडी का आपको डिलेड प्रेजेंटेशन एल्डरली के अंदर देखने को मिलेगा। रिलीफ बहुत अच्छा मिल जाता है आपको ब्रोंकोडायलेटर्स के साथ इन अस्थमा, तो वही ओनली पार्शियल रिस्पॉन्स ऑन ब्रोंकोडायलेटर्स इज व्हाट यू गेट इन सीओपीडी। जिना गाइडलाइंस हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, दैट इज ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, और गोल्ड गाइडलाइंस हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, दैट इज ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। फिर हम बात करते हैं कि अगर हम अस्थमा को ट्रीट ना करें तो अस्थमा क्या है? एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपका क्योंकि आप अस्थमा को ट्रीट नहीं किए। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में चल रहा था, आपके एयरवे में चल रहा था, ये कराएगा आपके एयरवे की रिमॉडलिंग, जिसके कारण देयर विल बी परसिस्टेंट इरिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशन। अब इस एयरवे रिमॉडलिंग के अंदर चार चीजें होती है। पहली होती है सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस, दूसरा म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ता है, और तीसरा एयरवे के अंदर स्मूथ मसल जो होती है उनका नंबर बढ़ता है, चौथा एंजियोजेनेसिस। ये चार चीजें होती है एयरवे की रिमॉडलिंग के अंदर, जिससे आपका जो एयर फ्लो है ये इरिवर्सिबली लिमिट हो जाता है। ठीक है, अब नॉर्मली ये आपका एयरवे है जिसके अंदर थिन स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये स्मूथ मसल्स आपकी बढ़ गई तो बेसिकली जो ल्यूमेन है आपके एयरवे का ये छोटा हो जाएगा। इसीलिए आप इसके ट्रीट करने के लिए ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी करते हैं, जिसमें हम अब्लेशन करते हैं एयरवे के स्मूथ मसल का बाय डिलीवरी ऑफ द थर्मल एनर्जी। फिर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बारे में। अस्थमा का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन आपका बेसिकली एलर्जन पे डिपेंडेंट है। अगर एलर्जन रिलेटेड अस्थमा है तो उसको हम एक्सटेंसिक एटोपिक अस्थमा बोलेंगे। अगर वो एलर्जन से रिलेटेड नहीं है तो उसको हम इंट्रिंसिक इडियोसिंक्रेटिक अस्थमा बोलेंगे। एक्सटेंसिक एटोपिक अस्थमा जो होता है ये एलर्जन रिलेटेड होता है। मोस्ट कॉमन एलर्जन इसमें जो होता है जो अस्थमा कॉज करता है वो डर्मेटोफागाइट्स होता है, जिसे हम हाउस डस्ट माइट के नाम से भी जानते हैं। जो ये एलर्जन रिलेटेड होता है चूंकि आपका एक्सटेंसिक अस्थमा, इसलिए इसके अंदर सीरम आईजी लेवल्स बड़े होते हैं, स्किन टेस्ट एलर्जन के लिए पॉजिटिव आती है, और चाइल्डहुड ऑनसेट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये एलर्जन रिलेटेड होगा तो बचपन से ही जब भी वो एलर्जन आपको दिखेगा, जिस जब भी आप उससे एक्सपोज होगे तो आपको ये डिसीज हो जाएगा, तो इसलिए चाइल्डहुड ऑनसेट है। और अस्थमा की जो सिविरिटी होती है एक्सटेंसिक एटोपिक अस्थमा के अंदर वो माइल्ड होती है। एक स्पेशल आपका थंडरस्टॉर्म अस्थमा जो है वो भी एटोपिक अस्थमा के अंदर ही आता है। ये जो थंडरस्टॉर्म अस्थमा होता है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण देयर इज डिस्पर्सल ऑफ द पोलन ग्रेन्स, जो कि आपका अस्थमा कॉज करता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एलर्जन इन एक्सटेंसिक एटोपिक अस्थमा, तो आंसर आपका डर्मेटोफागोइड्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज द एलर्जन फॉर द थंडरस्टॉर्म अस्थमा, तो आपका आंसर पोलन ग्रेन्स हो जाएगा। अब इस एक्सटेंसिक एटोपिक अस्थमा के अंदर आपका जो इम्यूनोथेरेपी होता है ये काफी काम की चीज है। ऐसा इसलिए कि अगर आपने इन पेशेंट्स के अंदर एक बार एलर्जन को आइडेंटिफाई कर लिया प्रिसाइजली, तो फिर आप उस एलर्जन के एक्सट्रैक्ट का स्मॉल डोज दीजिए,
ताकि पेशेंट जो है इंक्रीज कर सके टॉलरेंस टू दैट एलर्जन। फिर हम बात करते हैं इंट्रिंसिक इडियोसिंक्रेटिक अस्थमा के बारे में। इसके अंदर हमें एक्चुअली ट्रिगर क्या होता है ये अभी भी पता नहीं। क्या वो वायरल है, क्या बैक्टीरियल ट्रिगर है, एग्जैक्टली हमें पता नहीं। बस ये पता है कि इट इज नॉट एलर्जन रिलेटेड, इसीलिए इसके अंदर सीरम आईजी लेवल्स नॉर्मल होता है, और जो आपका स्किन टेस्ट होता है एलर्जन के लिए वो भी नेगेटिव होता है, और ऑनसेट जो होता है वो अडल्ट ऑनसेट होता है। सीवियरिटी की अगर हम बात करते हैं तो अस्थमा जो आपका इंट्रिंसिक अस्थमा के अंदर होता है वो सीवियर होता है, काफी हार्ड टू ट्रीट। तो ये तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हो गया। अभी जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज योर इम्यूनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉर दी अस्थमा। देखो क्या बात है ना कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी एंटर करती है तो ये फॉरेन बॉडी को आपकी बॉडी दो तरीके से ट्रीट कर सकती है, एक तो इन्फेक्शन की तरह या तो एलर्जिक की तरह। अगर आपकी बॉडी उसे इन्फेक्शन की तरह ट्रीट करती है तो TH1 पाथवे जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। TH1 पाथवे इज बेसिकली टाइप 1 हेल्पर टी सेल्स वाला पाथवे। और अगर वो एलर्जन की तरह उस फॉरेन बॉडी को ट्रीट करती है तो आपका TH2 पाथवे होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है एलर्जन की तरह अगर ट्रीट करना है तो इम्यूनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने वही किया है, टाइप 2 अस्थमा एंड नॉन टाइप 2 अस्थमा। टाइप 2 अस्थमा जो कि मोस्ट कॉमन टाइप भी है, इसके अंदर जो आपका TH2 पाथवे है ये एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज टाइप 2 हाइपर टी सेल्स, ये एक्चुअली एक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू द एलर्जन। और इनके एक्टिवेशन के कारण क्या होता है, जो आपका इंटरल्यूकिन 4 है ये स्टिमुलेट हो जाएगा। जब इंटरल्यूकिन 4 स्टिमुलेट होता है तो IgE के लेवल्स बढ़ जाते हैं। इंटरल्यूकिन 5 स्टिमुलेट हो जाता है जिससे इओसिनोफिल्स के लेवल बढ़ जाता है। इंटरल्यूकिन 13 स्टिमुलेट हो जाता है जिससे आपका एयरवे जो है या हाइपर रिस्पॉन्सिव बन जाता है और म्यूकस सिक्रेशन आपका बढ़ जाता है। तो इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 13, ये तीन इंटरल्यूकिन स्टिमुलेट हो जाते हैं टाइप 2 अस्थमा के अंदर। और ये जो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिली इम्यूनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कि कौन से इंटरल्यूकिन्स बढ़ रहे हैं, कौन से इंटरल्यूकिन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एट द स्टेप 5 ऑफ द ट्रीटमेंट इन जिना गाइडलाइंस व्हेन अस्थमा इज नॉट कंट्रोल्ड। ओके, स्टेप 5 पे भी आप जब आपका अस्थमा कंट्रोल नहीं होता तो आप जो है इन ड्रग्स का यूज कर सकते हो, एंटी IgE ड्रग्स, एंटी इंटरल्यूकिन 5 ड्रग्स, इनको एज अ ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं नॉन टाइप 2 अस्थमा जो होता है ना, नॉन टाइप 2 अस्थमा ये काफी कम कॉमन होता है। और इस क्यों कॉज होता है ये भी आपको ज्यादा एग्जैक्टली पता नहीं है, इरिटेंट्स होता है या पॉल्यूटेंट होता है या माइक्रोब होता है या वायरल एटियोलॉजी होती है, एग्जैक्टली हमें भी पता नहीं है। हमें पता नॉन टाइप 2 अस्थमा के बारे में यह है कि इसमें न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लेमेशन होता है जो कि ब्रोंकोस्पाज्म करवाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अस्थमा जो कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है, इसका डायग्नोसिस आप कैसे करोगे। तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर को, किसी भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए आप पहले स्पायरोमेट्री कीजिए। तो स्पायरोमेट्री पे आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये जो डिसऑर्डर है ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है। ओके, ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है क्योंकि आपका FEV1 बाय FVC जो रेशो है 0.7 से कम आएगा। लेकिन ये COPD भी हो सकता है ना, तो आपको इसमें चेक करना है ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी। अस्थमा के अंदर ये जो ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी है ये मोर देन 12% आता है, मतलब FEV1 जो है ये मोर देन 12% इंक्रीज करता है आफ्टर साबा इनहेलेशन। किसी भी पेशेंट के अंदर पहले आप उसका साबा को इनहेल करने से पहले FEV1 चेक करो, उसके बाद आप साबा दो और 15 मिनट के बाद फिर से आप उसका FEV1 चेक करो। अगर ये जो इंक्रीज होता है उनके उसके FEV1 के अंदर मोर देन 12% है तो ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट है, मतलब अस्थमा डायग्नोस्टिक, दिस इज डायग्नोस्टिक फॉर दी अस्थमा। अब जो नया टर्म हम यूज करते हैं आजकल ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी की जगह पर, वो है ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, और ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर जो थोड़ा सा नंबर है वो बदल जाता है। इसमें हम बोलते हैं कि मोर इंक्रीज इन FEV1 शुड बी मोर देन 10%। आप कोई भी यूज कर सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है, फॉर द डायग्नोसिस। फिर ये तो पहला तरीका हो गया जिससे हम अस्थमा को डायग्नोस कर सकते हैं, दैट इज ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी ऑन स्पायरोमेट्री। दूसरा है पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट का वेरिएबिलिटी, ये मोर देन 10% होता है इन अ डे। ये आपका क्या है, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट मीटर ही है। तो आप क्या करते हो, सुबह भी इसके अंदर हवा मारते हो और PEFR को कैलकुलेट करते हो, आप दोपहर में भी इसमें हवा मारते हो, PEFR को कैलकुलेट करते हो, आप शाम में भी PEFR कैलकुलेट करते हो। और अगर आपको वेरिएबिलिटी मोर देन 10% इन अ डे मिल जाए तो इट इज ऑल्सो डायग्नोस्टिक फॉर दी अस्थमा। फिर हम बात करते हैं लास्ट, दैट इज ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्ट, जिसे हम मिथाकोलिन चैलेंज टेस्ट भी कहते हैं। मिथाकोलिन ये जो ड्रग है ये एक्चुअली एक ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है। अगर ये देने पर आपका FEV1 डिक्रीज कर जाता है बट मोर देन 20% आफ्टर द इनहेलेशन ऑफ मिथाकोलिन, तो इट इज डायग्नोस्टिक फॉर दी अस्थमा। अब आप पूछोगे कि नॉर्मली अगर मिथाकोलिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है तो नॉर्मल पर्सन के अंदर भी अगर हम मिथाकोलिन देंगे तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा, तो इससे डायग्नोसिस कैसे कर रहे हैं हम अस्थमा का।
देखो नॉर्मल पर्सन के अंदर जब हम 10 ग्राम मिथाकोलिन देंगे ना, तो उसका ब्रोंकस यहां से यहां तक आएगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा। लेकिन सेम अगर 1 मिलीग्राम भी हमने, 1 मिलीग्राम या फिर 1 ग्राम भी अगर हमने दे दिया मिथाकोलिन का अस्थमैटिक पेशेंट के अंदर, तो ड्यू टू एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस उसका 1 ग्राम के अंदर ही ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपका अस्थमा का पेशेंट एक्यूट सिम्टम्स के साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो उसको हम पहले स्टेटस अस्थमैटिकस का पेशेंट कहते थे। अब ये टर्म जो है ऑब्सोल्यूट हो चुका है। अब हम उसको जो है वो कहते हैं, अब हम कहते हैं इसको एक्यूट सीवियर एक्सर्बेशन ऑफ, कहते हैं एक्यूट सीवियर एक्सर्बेशन ऑफ अस्थमा। क्या पेशेंट्स के क्या आपको क्लिनिकल फाइंडिंग रहेगी? पहली बात तो पेशेंट जो है ये सिंगल वर्ड्स के अंदर स्पीक करेगा। पेशेंट विल स्पीक इन सिंगल वर्ड्स। इसका मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी डिस्कंफर्ट है पेशेंट को। पेशेंट ऐसा बोलेगा, मेरा नाम सुयश, ऐसे बोलेगा। सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी डिस्कंफर्ट है, इसलिए पेशेंट सिंगल वर्ड्स में बोल रहा है। उसका रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 पर मिनट होगा, हार्ट रेट मोर देन 120 पर मिनट होगा, बायलेटरल वीज आपको सुनाई देगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा एट रेस्ट अल्सो, और जो आपके एसेसरी मसल्स हैं रेस्पिरेशन के लिए वो भी यूज होंगे। चीज आपको देखने को मिलती है क्लिनिकली इन दिस पेशेंट ऑफ एक्यूट सीवियर एक्सर्बेशन ऑफ अस्थमा, दैट इज पल्सस पैराडॉक्सस। पल्सस पैराडॉक्सस क्या होता है समझाता हूं आपको। देखो नॉर्मली आपके ब्रीदिंग के दौरान दो फेज होते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में आपका जो इंट्राप्लोरल प्रेशर होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जिससे जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है उसमें ज्यादा फिलिंग होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड ऑफ। जब राइट साइड में ज्यादा ब्लड की फिलिंग होगी तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ज्यादा ब्लड आएगा, तो जो पल्मोनरी कैपिलरीज है वो डायलेट कर जाएगी। क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ज्यादा ब्लड आया हुआ है तो पल्मोनरी कैपिलरी जो है वो आपकी डायलेट कर जाती है। इसीलिए इस इंस्पिरेशन के दौरान आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ज्यादा ब्लड प्रेजेंट होता है। तो अगर राइट साइड के अंदर ब्लड फिलिंग ज्यादा हो रही है तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर ब्लड फिलिंग कम होगी। इसके कारण आपका एसबीपी जो है वो भी कम होता है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। अब ये जो फॉल ऑफ एसबीपी होता है इन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये इतना कुछ ज्यादा होता नहीं है, नॉर्मल फॉल होता है। लेकिन अगर एक्साजरेटेड फॉल हो जाए इन एसबीपी ड्यूरिंग एस्पिरेशन तो उसको हम कहते हैं पल्सस पैराडॉक्सस। उसको हम क्या कहते हैं? पल्सस पैराडॉक्सस। एंड दिस इज ड्यू टू द रैपिड चेंजेस इन लंग वॉल्यूम्स एंड इंट्राप्लूरल प्रेशर। क्योंकि अस्थमा के पेशेंट के अंदर चूंकि उसके जो ब्रोंकस है वो कंस्ट्रिक्ट कर चुका है, तो ज्यादा मेहनत से आप इंस्पिरेशन करते हो, ज्यादा जोर से, ज्यादा डीप, ज्यादा फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हो, जिससे ज्यादा आपका इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता है, ज्यादा राइट साइड के अंदर ब्लड पहुंचता है, ज्यादा कम ब्लड आपके लेफ्ट साइड में रहेगा, और जिससे ज्यादा फॉल होगा आपके एसबीपी के अंदर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है। अब अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है आपके अस्थमा का और आप उसको ट्रीट नहीं करते प्रॉपरली, हो प्रॉपरली, तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग साइंस आ सकती है जो कि आपको आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए। पहली लाइफ थ्रेटनिंग साइन है अल्टर्ड सेंसोरियम। दूसरा है डिक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट, क्योंकि ज्यादा आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स यूज हो रही थी तो रेस्पिरेटरी मसल फटीग के अंदर चली जाएगी और आपका रेस्पिरेटरी एफर्ट कम हो जाएगा। अब्सेंट ब्रोंकियल चेस्ट साउंड्स, इसलिए इसको हम साइलेंट चेस्ट भी कहते हैं। हमको नॉर्मल जब पेशेंट आया था तो बायलैटरल वीज सुनाई दे रही थी, लेकिन अगर लाइफ थ्रेटन हो चुकी है आपके पेशेंट की, आपने ट्रीट नहीं किया हुआ है उसको, तो फिर साइलेंट चेस्ट, कोई ब्रोंकियल साउंड भी आपको सुनाई नहीं देंगे। पीओ2 कम हो जाता है, एसपीओ2 भी कम हो जाता है, और पीएसीओ2 आपका बढ़ जाता है। तो ये होती है आपकी लाइफ थ्रेटनिंग साइंस इन द स्टेटस अस्थमैटिकस पेशेंट। क्या करोगे आप ट्रीटमेंट जब भी पेशेंट आपका ऐसे इमरजेंसी में आता है अस्थमा को लेकर एक्यूट सिम्टम्स के साथ? पहले तो आप ऑक्सीजन स्टार्ट करोगे अलॉन्ग विथ नेबुलाइजेशन विथ साबा प्लस सामा। साबा जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो साल्ब्यूटामॉल होता है। सामा जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो इप्राट्रोपियम होता है, प्लस माइनस इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जरूरी नहीं है कि देना ही है, ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है। साथ में हम क्या देंगे जरूरी है? सिस्टमिक स्टेरॉइड। सिस्टमिक स्टेरॉइड्स क्यों देते हैं? ताकि इन्फ्लेमेशन को हम डिक्रीज कर सके। अगर इस कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता तो आप ट्रायल ले सकते हो आईवी एमजीएसओ4 का, विच कैन बी हेल्पफुल। पहले हम थियोफाइलिन को भी यूज करते थे स्टेटस अस्थमैटिकस के पेशेंट में, लेकिन अब हम आईवी थियोफाइलिन को रिकमेंड नहीं करते। इट इज नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू कार्डियोटॉक्सिसिटी, क्योंकि ये कार्डियोटॉक्सिक होता है। और लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट्स के अंदर जिनमें आपको ये चीजें देख रही हो, ये साइंस दिख रहे हो, तो फिर आपको इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन की तरफ मुड़ना पड़ेगा, ताकि जो रेस्पिरेटरी एफर्ट कम हो रहा है वो जब जीरो हो जाए तब भी पेशेंट जिंदा रहे। इस इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हाई इंस्पिरेटरी फ्लो मेंटेन करना है एंड प्रोलॉन्ग एक्सपिरेटरी टाइम भी मेंटेन करना है।
हाई इंस्पिरेटरी फ्लो इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि आपके ब्रोंकस कंस्ट्रिक्टेड ऑलरेडी। तो जब आप हाई इंस्पिरेटरी फ्लो दोगे तब जाके ही ऑक्सीजन की एंट्री होगी। और प्रोलॉन्ग एक्सपिरेटरी टाइम आप इसलिए करते हो ताकि आपका जो PaCO2 बढ़ा था, ज्यादा CO2 आपके लंग्स के अंदर जो है उसके एग्जिट के लिए भी ज्यादा टाइम मिले। अब ये सवाल सॉल्व करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा। इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन ये तो करते हैं, प्रोलॉन्ग एक्सपिरेटरी टाइम करेक्ट, हाई इंस्पिरेटरी फ्लो करेक्ट, इनवर्स रेशियो वेंटिलेशन गलत। ये तो हम नहीं करते कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा के अंदर। नॉर्मली आपका वेंटिलेशन का रेशियो क्या होता है, इंस्पिरेशन 1 सेकंड के लिए होता है, एक्सपिरेशन थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है 2 सेकंड के लिए। अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपिरेशन का टाइम थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ रहा है, प्रोलॉन्ग एक्सपिरेटरी टाइम, तो इसलिए 1:3 हो गया। और इनवर्स रेशियो के अंदर क्या होगा ना, इनवर्स रेशियो के अंदर हम इंस्पिरेशन 2 टाइम के लिए कर देंगे, एक्सपिरेशन का टाइम कम कर देंगे। ये इनवर्स रेशियो का अभी कोई क्लिनिकल यूज तो होता नहीं है इनवर्स रेशियो वेंटिलेशन का। पहले इसको हम यूज करते थे इन द ट्रायल ऑफ ARDS, बट उसमें भी हमको ये बेनिफिशियल नहीं मिला था। फिर हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन एंड स्टेप वाइज थेरेपी फॉर दी स्टेबल अस्थमा। तो दो टाइप के मेडिकेशन होते हैं आपके पास, एक होते हैं कंट्रोलर मेडिकेशन जो कि इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करते हैं अस्थमा का। यहां पर आपके पास दो टाइप के ड्रग्स है, एक है इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और दूसरे है एंटी ल्यूकेट्राइन्स जैसे कि मॉन्टेल्यूकास, जाफेरल्यूकास। दूसरे आपके पास रिलीवर मेडिकेशंस। इन रिलीवर मेडिकेशंस को आप रेस्क्यू मेडिकेशंस के नाम से भी जानते हो। रिलीवर और रेस्क्यू मेडिकेशंस आप तब देते हो जब एक्यूट सिम्टम्स आते हैं, तो एक्यूट सिम्टम्स के आपको जल्दी रिलीफ चाहिए होता है, तब जाके आप इन रिलीवर और रेस्क्यू मेडिकेशंस को देते हो। अब आपका प्रेफर्ड रिलीवर और रेस्क्यू ट्रीटमेंट क्या है? अब नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रेफर्ड रिलीवर एंड रेस्क्यू ट्रीटमेंट इज लो डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड अलोंग विथ फॉर्मेट्रॉल। पहले प्रेफर्ड रिलीवर मेडिकेशन था सावा, ओके, लेकिन हमने क्यों बदल दिया सावा को विद दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लो डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस फॉर्मेट्रॉल? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सावा था ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता था ना, ब्रोंकोस्पाज्म को ही ट्रीट करता था, इन्फ्लेमेशन को टारगेट नहीं करता था आपका सावा। लेकिन जब से हमने कॉम्बिनेशन यूज किया फॉर्मेट्रॉल प्लस इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, तो अब ये बोथ इन्फ्लेमेशन को भी टारगेट कर लेता है, ट्रीट कर देता है, और ब्रोंकोस्पाज्म को भी ट्रीट कर लेता है। साथ में आप ये पूछोगे कि ठीक है, आपने इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐड कर दिया, अब साबा की जगह पर हम फॉर्मेट्रॉल क्यों यूज कर रहे हैं? फॉर्मेट्रॉल जो है, ये देखो भाई क्या है ना, फॉर्मेट्रॉल आपका क्या है, फास्ट एक्टिंग है और लॉन्ग एक्टिंग है। ड्यूरेशन के अंदर ये ज्यादा टाइम तक एक्ट करता है एज कंपेयर टू साबा। साबा फास्टेस्ट एक्टिंग था, इसका एक्शन 3 से 4 मिनट के अंदर शुरू हो जाता था, फॉर्मेट्रॉल को मान लीजिए 5 से 6 मिनट लगता होगा। लेकिन ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए। इसीलिए हम जो है फॉर्मेट्रॉल को यूज करते हैं साबा की जगह। फिर हम बात करते हैं कि फिर क्या बात करते हैं, हाँ, साबा का अब जो है लिमिटेड यूज है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, जब आपको फास्टेस्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर चाहिए होता है, तब जाके हम साबा को यूज करते हैं। अब अस्थमा के दो ट्रीटमेंट ट्रैक्स हैं। एक जो लेटेस्ट और अपडेटेड ट्रैक है वो है ट्रैक 1, जिसमें हम रिलीवर थेरेपी क्या होता है आपका, लो डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड अलोंग विथ फॉर्मेट्रॉल। ये आपका ट्रैक 1 है, मोस्ट रिकमेंडेड और अपडेटेड। इसको एंटी इंफ्लेमेटरी रिलीवर भी कहते हैं इस ट्रैक। लेकिन कुछ पुअर कंट्रीज है, जैसे कि पुअर अफ्रीकन कंट्री, जिसमें ट्रैक 1 पॉसिबल नहीं है, या फिर पेशेंट अगर प्रेफर नहीं कर रहा, तो उसमें हम ट्रैक 2 अस्थमा का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें रिलीवर थेरेपी के अंदर अब भी आपका साबा है। लेकिन इंडिया के अंदर ट्रैक 1 ही ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें रिलीवर थेरेपी में लो डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस फॉर्मेट्रॉल हम यूज करते हैं। अब ट्रैक 1 के हिसाब से आपके स्टेप वाइज मैनेजमेंट को समझते हैं। देखो, स्टेप वाइज मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि आपको पहले देखना है कि सिम्टम्स कैसे है। सिम्टम्स इनफ्रीक्वेंट है या फिर फ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट सिम्टम्स का मतलब है डेली सिम्टम्स है। इनफ्रीक्वेंट सिम्टम्स की भी दो कैटेगरीज हो सकती है कि लेस देन 2 टाइम्स इन अ मंथ, मतलब सिम्टम्स लेस देन 2 टाइम्स इन अ मंथ, या फिर देयर आर सिम्टम्स अप टू 4 to 5 डेज इन अ वीक। अप टू 4 to 5 डेज इन अ वीक का मतलब है फॉर ईच अल्टरनेट डे देयर आर सिम्टम्स। तो वही अगर फ्रीक्वेंट सिम्टम्स है, मतलब डेली सिम्टम्स है, तो इसकी भी दो कैटेगरीज है। कैटेगरी 1 की सिम्टम जो है मोस्टली डेली है, या फिर आप बोल सकते हो कि नाइट टाइम अवेकनिंग जो है इट इज मोर देन इक्वल टू 1 पर वीक। और जो दूसरी कैटेगरी है फ्रीक्वेंट सिम्टम्स के अंदर, दैट इज डेली सिम्टम्स तो है ही है, ऑलमोस्ट नहीं, डेली सिम्टम्स है। और जो नाइट टाइम अवेकनिंग है दैट इज मोर देन इक्वल टू 1 वीक एंड लो लंग फंक्शन भी है साथ में।
लो लंग फंक्शन का मतलब है कि पेशेंट का जो FEV1 है ना, इट इज लेस देन 60 ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू। अब इनके अंदर अगर आप देखोगे कैसे ट्रीटमेंट करोगे, तो अगर इनफ्रीक्वेंट सिम्टम्स है भाई, चाहे वो कैटेगरी 1 हो चाहे कैटेगरी 2 हो, इन दोनों में हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप 1 स्टेप 2 ट्रीटमेंट। और इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम यूज करते हैं लो डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अलोंग विद फॉर्मेट्रॉल एज नीडेड। मतलब जो जब भी आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तब आप इसका कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर यूज कर लीजिएगा। ये होता है आपका इनफ्रीक्वेंट सिम्टम्स का ट्रीटमेंट। ठीक है, ये होता है आपका ट्रीटमेंट। अब दूसरा, अगर फ्रीक्वेंट सिम्टम्स है डेली, तो अगर मान लीजिए कैटेगरी 1 के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कैटेगरी 1 के सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आप स्टेप 3 जाओगे। स्टेप 3 में आप डेली लो डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज करोगे अलॉन्ग विद फॉर्मेट्रॉल, डेली यूज करोगे सुबह शाम। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी आप कैसे, मतलब सुबह शाम यूज करना है, सिर्फ एक टाइम यूज करना है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। और अगर कैटेगरी 2 में आ जाता है फ्रीक्वेंट सिम्टम्स के, तो फिर आप स्टेप 4 की तरफ चले जाओगे मैनेजमेंट के, जिसमें हम डेली मीडियम डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड अलॉन्ग विद फॉर्मेट्रॉल को यूज करेंगे। अगर इससे भी आपको उतना रिलीफ नहीं मिल रहा, तो आप पहले तो इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का डोज बढ़ा दोगे, हाई डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अलॉन्ग विद लाबा, अलॉन्ग विद लामा, अलॉन्ग विद लाबा, अलॉन्ग विद लामा हाई डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और साथ में स्पेशलिस्ट सेंटर पे भी रेफर कर दोगे फॉर द बायोलॉजिक ट्रीटमेंट। ये आप करते हो स्टेप 5 के अंदर। अब बायोलॉजिक ट्रीटमेंट जो होता है काफी महंगा होता है। इसमें हम एंटी आईजीई ड्रग दे सकते हैं जैसे कि ओमेलिजुमाब, एंटी एंटी इंटरल्यूकिन 5 दे सकते हैं जैसे कि मेप्लोजुमाब एंड रेसलिजुमाब, एंटी इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर दे सकते हैं जैसे कि बेंड्रालिजुमाब, एंटी इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर देते हैं जैसे कि डुप्लिमोमाब। साथ में हम एंटी थायमिक स्ट्रोमल लिम्फोपोइटिन भी दे सकते हैं जिसका एग्जांपल है टेजेपेलुमाब, टेजेपेलुमाब। ठीक है, ये जो TSLP होता है ये एक्चुअली इनिशिएटर होता है इम्यून रिस्पॉन्स का, इसलिए आपको इसके अगेंस्ट का भी ड्रग देना है, दैट इज टेजेपेलुमाब। मैंने आपको ये स्टेप वाइज मैनेजमेंट तो पढ़ा दिया, लेकिन एक चीज आप याद रखिए कि इस पूरे स्टेप वाइज मैनेजमेंट के दौरान कभी भी कभी भी पेशेंट अगर एक्यूट सिम्टम्स डेवलप करता है तो उसको रेस्क्यू ट्रीटमेंट, रिलीवर ट्रीटमेंट देना है। और रेस्क्यू रिलीवर ट्रीटमेंट आपका क्या था ट्रैक 1 के अकॉर्डिंग, वो था लो डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अलोंग विद फॉर्मेट्रॉल। ठीक है, अब ये ट्रीटमेंट के अंदर, इस थेरेपी के अंदर आपने देखा कि आपकी मेंटेनेंस थेरेपी में भी लो डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस फॉर्मेट्रॉल है, लो डोज इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस फॉर्मेट्रॉल है, और रिलीवर थेरेपी में भी सेम डोज है, सेम ही ड्रग है। तो हम इसको कहते हैं मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरेपी, माल्ट आप यूज करते हो अस्थमा के अंदर। ये सेम होता है, मेंटेनेंस और रिलीवर थेरेपी सेम होती है। एडिशनल ऑप्शंस आप जो ट्रीटमेंट के अंदर ऐड कर सकते हो, अदर ऑप्शंस जो ऐड कर सकते हो वो है स्टेप 2 से जो है आप एंटी ल्यूकोट्राइंस को ऐड कर सकते हो और इम्यूनोथेरेपी को भी स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम द स्टेप 2। एट स्टेप 5 आप ओरल स्टेरॉइड दे सकते हो और अजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हो। अजिथ्रोमाइसिन का एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी आपको जो है देखने को मिलता है। अस्थमेटिक ट्रीटमेंट में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि पेशेंट का एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड पेशेंट को एलर्जन से अवॉइड होने को बोलो। फिर हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में। माइल्ड अस्थमा मतलब कंट्रोल्ड विद स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ट्रीटमेंट, जिसमें इनफ्रीक्वेंट सिम्टम्स होते थे। मॉडरेट अस्थमा विच इज कंट्रोल्ड विद स्टेप 3 और स्टेप 4 ट्रीटमेंट। सीवियर अस्थमा जिसको स्टेप 4 के बाद का ट्रीटमेंट चाहिए हो, ओके, विच रिक्वायर्स हाई डोज ऑफ इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस लाबा ट्रीटमेंट बियॉन्ड स्टेप। तो ये भी आपके जीना गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। कुछ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स के अंदर जो एक्सरसाइज है ये अस्थमा को इंड्यूस कर सकता है मोर, ये आपका कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट्स के दौरान होता है। तो अगर किसी पेशेंट को जो कि आपका फुटबॉल प्लेयर है उसको पेनल्टी शूटआउट पे जाना है, उसको पता है कि उसको अस्थमेटिक अटैक आ सकता है, एक्यूट सिम्टम्स आ सकते हैं, तो वो क्या करेगा, शॉर्ट टर्म प्रोफाइलेक्सिस लेगा। तो फॉर द ड्रग ऑफ चॉइस जो है शॉर्ट टर्म प्रोफाइलेक्सिस के लिए वो है आपका साबा। सावा ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप एंटी ल्यूकोट्राइंस या फिर मास सेल स्टेबलाइजर को भी ऑप्शन के अंदर टिक कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, साबा है। फिर हम बात करते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस करना है एंड ओवरऑल कंट्रोल ऑफ डिसीज, इसके लिए आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाए एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा के अंदर, तो वो होता है आपका इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेस्ड ट्रीटमेंट। फिर हम बात करते हैं आपके एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा के बारे में। तो कुछ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स के अंदर जो एस्पिरिन होता है
ये इस कॉक्स पाथवे को ब्लॉक कर देता है, जिससे पूरा जो आपका ये पाथवे होता है एराकिडोनिक एसिड का, ये चूंकि कॉक्स पाथवे बंद हो गया तो सारा का सारा लॉक्स पाथवे ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और ल्यूकोट्राइन्स का इंक्रीज प्रोडक्शन होगा, जिससे ब्रोंकोस्पाज्म होगा, क्योंकि ज्यादा ल्यूकोट्राइन्स कॉज करेंगे ज्यादा ब्रोंकोस्पाज्म। इसमें आप ट्रीटमेंट के लिए इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हो along with beta 2 agonist along with anti leukotrienes। एक नीट 2022 के अंदर सवाल पूछा गया था कि ये ट्रायड पूछा गया था, सैम्स्टर्स ट्रायड इज बेसिकली एस्पिरिन सेंसिटिविटी, अस्थमा एंड नेजल पॉलिप्स, अस्थमा एंड एस्पिरिन सेंसिटिविटी। ये जो है ना कि एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज ल्यूकोट्राइन्स। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं ब्रिटल अस्थमा के बारे में। ब्रिटल अस्थमा इज द अनप्रेडिक्टेबल अस्थमा विद एक्सासर्बेशंस। इसमें अगर आप देखोगे तो दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 ब्रिटल अस्थमा। टाइप 1 ब्रिटल अस्थमा के अंदर, ये पहले आप ग्राफ समझो, ये आपका नॉर्मल लंग फंक्शन टू टाइम ग्राफ है। ये आपका नॉर्मल लंग फंक्शन जो 100% होता है वो उसकी लाइन है। टाइप 1 के अंदर क्या होता है ना, टाइप 1 ब्रिटल अस्थमा के अंदर देयर इज फ्रिक्वेंट फ्लक्चुएशन इन द लंग फंक्शन अलॉन्ग विद एक्सासर्बेशन। जैसे जैसे आपका अस्थमा एक्सासर्बेट करेगा वैसे वैसे फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट करेगा आपका लंग फंक्शन। तो ये जो ब्लू से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये ऐसे फ्रिक्वेंटली फ्लक्चुएट कर रहा है आपका लंग फंक्शन। तो ये होता है आपका टाइप 1 ब्रिटल अस्थमा, जिसके अंदर आपका ट्रीटमेंट हम सबसे बड़ा वाला यूज करते हैं, दैट इज हाई डोज ऑफ इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स along with continuous beta 2 agonist along with oral steroids। लेकिन जो टाइप 2 है, इसमें आपका जो लंग फंक्शन नियर नॉर्मल होता है, पेशेंट आपका पूरी तरीके से नॉर्मल होता है, नियर नॉर्मल लंग फंक्शन होता है, फॉलोड बाय सडन डिक्लाइन विच लीड्स टू डेथ। नियर नॉर्मल लंग फंक्शन विच लीड्स, और आगे जाकर सडन डिक्लाइन विच लीड्स टू डेथ। टाइप 2 में हम ये कहते हैं कि टाइप 2 ब्रिटल अस्थमा के अंदर एक्चुअली सीवियर एयरवे एनाफाइलेक्सिस होता है, क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म को तो बॉडी हैंडल कर लेती है, लेकिन सीवियर एयरवे एनाफाइलेक्सिस के अंदर लैरिंगोस्पाज्म हो जाता है, इसीलिए पेशेंट जो है बच नहीं पाता। वैसे इसका ट्रीटमेंट इंजेक्शन एड्रेनलिन है, लेकिन जो भी पेशेंट आपका टाइप 2 ब्रिटल अस्थमा से गुजरता है वो हॉस्पिटल तक काफी कम टाइम पहुंचते ही नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये केस आप डिस्कस करते हैं। 16 साल का मेल विथ डेली एपिसोड्स ऑफ विजिंग, ब्रेथलेसनेस एंड चेस्ट टाइटनेस, कफ व्हिच वाज वर्स्ट एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। नाइट और अर्ली मॉर्निंग में कोल्ड होता है, कोल्ड टेम्परेचर के कारण ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए आपको ये डायर्नल वेरिएशन देखने को मिलेगा। स्पायरोमेट्री में आपको ऑब्स्ट्रक्टिव दिख रहा है विथ रिवर्सिबिलिटी FEV1 मोर देन 12% आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर चेंज। तो ऑब्वियसली ये क्या है, अस्थमा आपका डायग्नोसिस बन जाता है और ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा, क्योंकि डेली आपको एपिसोड्स दिख रहे हैं ना, तो डेली एपिसोड जब दिखता है तो LDISS प्लस फॉर्मेट्रॉल इसका डेली डोज दे देंगे स्टेप 3 के हिसाब से। एक और सवाल सॉल्व करते हैं अस्थमा का। यार वो सवाल नहीं मिल रहा। ये सवाल पढ़िए। एक 32 ईयर ओल्ड वुमेन है with history of intermittent wheezing in response to exercise presents to the emergency room with shortness of breath. Her attack occurred during the aerobics class. At this point, she is having obvious difficulty in breathing, has diffuse wheezes on pulmonary examination. Most effective treatment। देखो, कोई भी पेशेंट अगर एक्यूट सिम्टम से गुजर रहा होगा ना, तो उसमें आपका एक ही ट्रीटमेंट होगा, दैट इज साबा। यहाँ पर आपका ये इनहेल्ड आर्बिट्रल आंसर हो है। तो ठीक है, अगले लेक्चर में हम जो है ब्रोंकिएक्टेसिस और COPD दोनों साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।